हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। आज सुनेंगे वरिष्ठ कथा शिल्पी तथा विदुषी लेखिका मधु कांकरिया जी की लिखी कहानी सबसे शानदार नींद। तो आइए सुनते हैं कहानी सबसे शानदार नींद। जब कभी फूलते सरसों के खेतों के बीच अपनी फूलती सांस को संभालते और मूसल से काले अपने दोनों हाथों से कुमड़े जैसे अपने सर के बालों को नोचते दिखाई देते रामेश्वर बाबू, तो देखने वाले समझ जाते कि हो न हो आज फिर उनकी कन्या नंबर 5 को देखने वाले परम तृप्ति के साथ खा पीकर और देखकर मना कर गए हैं। भोजपुरी लोक के हृदय स्थल सिवान जिले के शंतु गांव के रामेश्वर बाबू आधे किसान और आधे टीचर हैं। थुलथुल शरीर, काला भुजंग सा रंग, मंगोलियन नाक और चश्मे के भीतर से झांकती दो निस्तेज आंखें, ऐसे है रामेश्वर बाबू जिन्हें स्लो मोशन वाली अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात का गर्व है और वह है अपने ब्राह्मणत्व का। बिना गंगोत्री मंत्र का जाप किए मुंह में पानी तक नहीं डालते हैं वे। एक बार किसी कारण से मियाँ भटकन अर्थात मुस्लिम टोला में जाना पड़ गया था, तो सारे रास्ते मुंह बनाते रहे और घर आते ही खुद पर गंगा जल का छिड़काव किया। यूँ तो ठहरे संस्कृत के अध्यापक, पर मन है उनका जो रमता दर्शन में। जब कभी वेद वेदांत की चर्चा करते करते रोए से भरी अपनी छाती पर चौड़ी चकले सी अपनी हथेली को पंजे की तरह फैलाकर आंख मूंद कर अहम ब्रह्मास्मि का नारा बुदबुदाते हैं, तो देखने वाले कहते हैं कि स्वर्गीय विवेकानंद की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई है। पर इधर एक जमाने से लोगों ने रामेश्वर बाबू को न तो दर्शन की चर्चा करते सुना है, न ही अहम ब्रह्मास्मि का नारा बुदबुदाते। आजकल उनका समस्त दर्शन चिंतन उनकी कन्या नंबर 5 पर ही टिका हुआ है। चाहे सुबह गाय की नांद में चारा डालना हो, या खोप से धान निकालना हो, या खुरपी से खरपतवार छांटना, कन्या दूर हो या पास, चिंतन में धूप हवा की तरह वह ही समाई रहती है। कानी आँख से उसे ही देखते रहते। कन्या का मोबाइल बजता कि कान खड़े हो जाते। जब तक फोन चलता उनकी सारी चेतना कानों में ही समाई रहती, और यदि कहीं कन्या फोन पर खिलखिला पड़ती तो कन्या के भटकते चाल चरित्र की आशंका से वे धूजने लगते। कानों में जैसे गर्म लावा उतरने लगता। एकदम शुरू में ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अपनी इस मातृहीना और सबसे छोटी पुत्री के लिए उनका नेह भादों के बादलों सा बरसता। बेटी लीलावती थी भी 100% पिता की ही बेटी, लेकिन जाने किस मनहूस घड़ी में पुत्री ने परिवर्तन नामक संस्था में कदम रखा, और विधाता की जाने किस साजिश के चलते भिखारी ठाकुर की विदेशिया का गाना ये सजनी हो पियवा गईले कलकतवा सुना कि विरह में कलपती सुंदरी के दर्द की संवेदात्मक गूंज से दिल जुड़ा गया उसका। बस अब तो आठों पहर वही गाना चेतना में खुद गया। जब देखो वही गाना गुनगुनाती मिलती। तब कुछ भी ऐसा नहीं लगा था उन्हें कि स्वच्छ हवा की तरह, बहती लहर की तरह मचलती इस पुत्री पर लगाम खींचने की जरूरत महसूस होती उनको। अभी तक का पुत्रियों का इतिहास बेहद संतोषजनक था उनका। विधाता ने धन दौलत देने में चाहे कृपणता बरती हो, लेकिन आज्ञाकारी पुत्रियों के मामले में अक्षय कोष का पिटारा परम उदारता के साथ खुला छोड़ रखा था। एक के बाद एक पुत्रियां निर्विघ्न पैदा होती गई, सावन की घास की तरह बढ़ती गई। रामेश्वर बाबू के शब्दों में महंगाई की तरह बढ़ती गई। प्रथम कन्या तो बहुत जल्द और बिना विशेष खर्च और परेशानी के ही सलट गई, लेकिन उस बात को तो हो गए आज 18 वर्ष। दहेज तो तब भी देना पड़ा था, पर आज की तरह लड़के लड़कियों के बीच व्यक्तिगत पसंद नापसंद का ठसका नहीं था। जन्म पत्री मिली कि राम मिल गया वाली बात थी। प्रथम कन्या जितनी सरलता और किफ़ायत से निपटी, बाद की कन्याओं में उतनी ही तकलीफ हुई। खर्चा और परेशानी दोनों ही बढ़ते गए। इस प्रकार कन्या नंबर 5 तक आते आते
रामेश्वर बाबू की धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा सी देह दुख के भार से झुककर कमान नुमा हो गई थी। काले घने घुंघराले बालों से लदा सर अब गंजा होकर वार्निश सा चमकने लगा था। कन्याओं के लिए दहेज जुटाते जुटाते 4 पीढ़ियों की एकमात्र निशानी पुश्तैनी मकान तक बिक गया था। पर फिर भी असीम धैर्य और सहन शक्ति की अद्वितीय मिसाल कायम करते हुए रामेश्वर बाबू गृहस्थी का बोझ ढोते चले आ रहे थे। पर इस कन्या की शादी की चिंता ने तो उनकी कमर ही तोड़ रख दी थी। लगता था जैसे उसकी जन्मपत्री में राहु और केतु कुंडली मारकर बैठ गए थे और जब जब विवाह योग बनता उसको लाठी से खदेड़कर बाहर कर देते। कुंडली के ग्रहों की बेरुखी से परेशान होकर अंत में रामेश्वर बाबू ने कुछ आधुनिकता के प्रभाव और कुछ कुंडली के नहीं मिलने की परेशानी से बचने के लिए निर्णय लिया कि अपनी इस अंतिम कन्या का विवाह वे बिना कुंडली मिलाए ही करेंगे। कई दिनों तक उन्हें यह दुख सालता रहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने शुरू में ही क्यों नहीं ले लिया। पर बेटर लेट देन नेवर की तर्ज पर नए सिरे से और जोर शोर से युद्ध स्तर पर वर की खोज शुरू कर दी, क्योंकि आगामी अगहन को उनकी कन्या 27वां वर्ष पूरा करने जा रही थी। 27वां साल, कहाँ प्रथम कन्या को उन्होंने फ्राक पहनते ही ब्याह दिया था और कहाँ यह धींगड़ी। उनको लगा कि इस विषय पर वे अधिक सोचे तो कहीं उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन न हो जाए। इस कारण आंखें मूंदे कुछ पलों के लिए वे आध्यात्मिक आनंद में लीन होने की चेष्टा करने लगे, पर बाह्य दृष्टि के बंद होते ही अंतः दृष्टि में उनकी पुत्री की छवि और भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। उनकी बाकी कन्याओं से यह कन्या है भी सर्वथा भिन्न, पूरी बिगड़ेल बा। लगता ही नहीं कि उसी वंश वृक्ष की है जहाँ घरेलू किस्म की बाकी सभी कन्याओं का सारा समय काम चलाऊ पढ़ाई और घर के कामकाज में बीतता, वही जब देखो तब यह रंगमंडली की ओर भागती रहती। पहले पहल तो कुछ भी समझ नहीं पाए रामेश्वर बाबू, पर एक बार किसी पड़ोसी के कहने पर कि उनकी सुपुत्री जाने किस फला खान की बीबी बनकर कमर मटका मटका कर हाथ लहरा लहरा कर नाच गा रही है, वे रंगमंडली पहुँचे। जब तक वे पहुँचते रिहर्सल शुरू हो चुका था। बिल्ली झोले से बाहर निकल चुकी थी। हारमोनियम, मृदंग, ढोलकी और मंजीरों की दुनिया से घिरी लीलावती घर की सारी मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाती, अपने नाच से बिजली गिराती नाच रही थी। दादा लेरवा खोजला दुल्हवा हो बाबूजी के बोल के साथ दीवानी बनी थिरक रही थी। इतनी एकात्म थी पूरे माहौल के साथ कि देखकर भी देख नहीं पाई वह रामेश्वर बाबू को। भौचक रामेश्वर बाबू। सुहानी गुनगुनाती हवा कब अल्हड़ अंधड़ बन गई उन्हें भान तक न हुआ। कंप्यूटर की पढ़ाई के नाम पर यह सब हो रहा है, इसके तो पंख निकल आए हैं। हजार हजार बिच्छुओं का डंख जैसे एक साथ लगा हो। वे गुस्से में इस कदर तिलमिलाए कि पूरे ज्वालामुखी ही बन गए। पुत्री से बिना मिले बिना बतियाए ही घर की ओर चल पड़े। मच गई गदर, खिसता गया अबोला। उम्मीद थी कि पुत्री अपनी तरह से पहल कर दूर करेगी यह अबोला, पर जमाने बाद जिंदगी ने शरबत से भरपूर जो प्याला उसके सामने पेश किया था, उसे छक कर पीने की अपनी चाहत को कैसे दरकिनार करे वह। दिन बीतते जा रहे थे, पल पल स्वप्न बुनती खोई खोई पुत्री के रंग ढंग देखकर रामेश्वर बाबू ने और भी जोर शोर से वर खोज अभियान शुरू कर डाला कि कहीं पानी सर के ऊपर से ही न गुजर जाए। समय की नाजुकता और बदनामी के खौफ से थरथराते हुए महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी से उतरने में ही बुद्धिमानी समझी उन्होंने। इस अभियान के प्रारंभ में तो उनकी महत्वाकांक्षाओं में सभी कुछ शामिल था। उच्च शिक्षा, सुदर्शन, आदर्श पारिवारिक पृष्ठभूमि, जन्म कुंडली का मिलान आदि। पर अब तो उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक सजाती वर तक ही रह गई थी। रामेश्वर बाबू ही नहीं, तमाम बंधु बांधव, नाते रिश्तेदार भी चिंता में दुबले होते जा रहे थे।
कुछ शुभ चिंतकों को तो कन्या के चिरकुंवारी रहने के लक्षण तक दिखाई पड़ने लगे थे। इन सब से घबराकर कई बार तो रामेश्वर बाबू कन्या को दूज वर तक से ब्याहने तक की सोचने लग गए थे। काणी आँख से एक हाथ को देख भी आए थे वे, पर कन्या का भाग्य था कि एकदम ही फूटा सिक्का कहीं भी तो नहीं चल पा रहा था। ऐसे में लीलावती की ये रास लीलाएं कई टोलों में बटा छोटा सा गांव जनश्रुतियों की लहरों पर चढ़ आए दिन लीलावती की सच्ची झूठी बातें उनके तिवारी टोले तक पहुंच ही जाती। हे भगवान, क्या होगा? वे फिर माथे पर हाथ धर बैठ जाते। बदनामी द्रौपदी की चीर की तरह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अकेले होते कि बिल्ली की तरह दुबका बैठा तनाव उन पर झपट पड़ता। पुत्री को फिर समझाया, आमदनी ही करनी है तो कुछ भी कर ले, ट्यूशन पकड़ ले, कहीं मास्टरनी बन जाए, पर ये नौटंकी वाला धंधा बंद कर दे। पुत्री ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन जैसे ही जागता भोर का पाखी वह दनादन सारे कार्य निपटा कर जाती रंगमंडली। वहाँ पहुँच वह सब कुछ भूल जाती। फीकी बदरंग जिंदगी में रस घुल जाता। आखिर फिर गुहार लगाई रामेश्वर बाबू ने, तो आया विचित्र जवाब, हम खुशियों की खोज में हैं। पुत्री का जवाब सुन आंखें कपाट तक चढ़ गई थी रामेश्वर बाबू की। यह बगावत की माटी कहाँ से पाई उसने? ओह, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया वह आज फलसफा झाड़ रही है। सीने में अजीब सा दर्द लहराने लगा। अपना वजूद पेड़ से टूटे और हवा में उड़ते सूखे पत्ते सा नजर आया। तल्खी से जवाब दिया उन्होंने, जिस घर में शादी होगी वहाँ भी क्या नाटक करेगी? हारमोनियम लेकर जाएगी? लीलावती की बुआ भी रामेश्वर जी को ऐसी त्रासद हालत में संभालने अपने गांव से आ गई थी। बहुत जोर लगाया उसने अपनी ओर से भी। जादू टोना गंडा ताबीज झाड़ फूक क्या नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी कन्या के हाथ पीले न होने थे न हुए। एक बार तो हद ही हो गई। बेटी बेचवा नाटक में लीलावती की शादी साथी कलाकार सुदामा से हो गई थी। नाटक की अपार सफलता पर मंद मंद मुस्कुराती घर पहुंची लीलावती तो बुआ ने दरवाज़ा बंद किया और लाल भभू का आँख लिए पंजे निकालते धमकाते हुए तीर चलाया। सच सच बोलबा बबूनी, का तेरा लगन उस सुदामा दलितबा से हो गवा? हम न कहब, पूरा तिवारी टोला कहब ये बात। बदनामी ने अब न केवल उसका घर देख लिया था, वरन घुटने टेक कर बैठ गई थी। मरियल से मरियल रिश्ते भी अब आग दिखाने लगे थे। जहाँ भी बात चलाते रामेश्वर बाबू लीलावती के रंगमंडल के रंगीन किस्से पहले पहुंच जाते। इक्का दुक्का रिश्ता घर तक आ भी जाता तो लीलावती अपनी प्रतिभा को छुपाने का मोह संवरण कर नहीं पाती और खुद ही बता देती अपने रंगमंडल के बारे में और अपनी भूमिका के बारे में। कौन जाने इन गुणों पर ही मुग्ध हो जाए कोई। वक्त को लम्हा लम्हा गुजरते महसूस कर रहे हैं रामेश्वर बाबू। बहनिया द्वारा बनाया हलवा ठेकवा मूढ़ी लिट्टी चोखा सब धरा रहता। वे मुंह तक नहीं लगाते और गुमसुम पड़े रहते। हर रात सिरहाने दुख झहकता फिरता। हर आने वाला पल जैसे कन्या के चेहरे का नमक उड़ाता मिलता। कौन ब्याहेगा इस पके रंग पके चेहरे वाली और हवा उड़ी लड़की को? नीम के पेड़ तले लगी खटिया पर लेटे लेटे रह रहकर शद में परिंदे की तरह फड़फड़ाते रहते। अब न आंगन में दाने चुगती चिड़िया दिल बहलाती, न कूकती कोयल। हर वक्त सुरमई बादलों की उदास छाया में रहते रहते टूटकर बिखरने लगे थे रामेश्वर बाबू। न वर मिला न कन्या का रंग मंडली छूटा। लम्हा लम्हा हिसाब लेती जिंदगी के भार से टूट रही थी लीलावती भीतर ही भीतर। अनब्याही वह नहीं रहना चाहती थी। दहकती शेष सी जिंदगी और यौवन सी उठती भाव तरंग के लिए उसे साथी की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। समय की आवाज़ को सुनते हुए उसने भी अपने मन की तरंग से कुछ कुछ समझौता करते हुए अपने लिए दुर्दिन के खाते में एक वर देख रखा था।
सह रंगकर्मी सुदामा वाल्मीकि, जिसने बेटी बेचवा नाटक में उसके वर की भूमिका निभाई थी। जब जब सुदामा के नयन टकराते, लीलावती के कजरारे कजरारे मद भरे नयनों से उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता था। पर लीलावती को उसमें बाली उम्र के स्वप्नों वाला महबूब तो कभी नजर ही न आया। बस काम चलाऊ वर के रूप में वह चलेबुल था। फिर जिस तेजी से उसके विवाह का ग्राफ गिरता जा रहा था, कहीं वह भी हाथ से निकल गया तो क्या नहीं किया उसने खूबसूरत वर पाने के जुगाड़ में अपने को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करने के लिए। विभिन्न कोणों से ग्रेसफुली मुस्कुराना सीखा, मॉड मैनर्स सीखे, हल्की फुल्की अंग्रेजी और कंप्यूटर भी सीखा। पर किसी को उसके श्याम रंग पर आपत्ति थी तो किसी को उसके मंगोलियन नाक नक्श पर। और जब से उसने नाटक मंडली क्या ज्वाइन कर ली, उसका बाजार भाव तो मुंह के बल गिर गया। इसीलिए अब उसने अपने हृदय को समझाया, प्रेम का मधुबन चाहे न सजे इस सुदामा के साथ, पर जिंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। इस नई दृष्टि ने उसकी सृष्टि बदल दी। अब उसने सुदामा को कलाकार की नज़रों से देखना शुरू किया और आश्चर्य, वही सुदामा जो शुरू शुरू में उसे बुरा तक लगता था, अब उसमें ठीक ठाक महबूब तक नजर आने लगा था। और फिर तो ऐसा आलम भी आया कि जिस दिन वह महबूब अपनी नीली जींस और पीली धारीदार टी शर्ट में लेवेंडर की खुशबू उड़ाता, शैम्पू किए उड़ते बालों में उसके सामने आता, तो उसके भीतर भी कुछ कुछ होने लगता। नाटक का सत्य अब जीवन का सत्य बनने जा रहा था। पर अब भी तो उसने मैच का सेमीफाइनल ही जीता था। असली टक्कर तो अब थी। क्या गुजरेगी पिता पर, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी उच्च जाति ब्राह्मण पुत्री किसी दलित को वरमाला पहनाने जा रही है। कहीं पिता पर यह हकीकत चट्टान बनकर न टूट पड़े। यदि उसका पिता सक्षम और सामर्थ्यवान होता तो वह बड़ी आसानी से उससे टक्कर ले सकती थी। पर जिंदगी की मार खा खा कर हर तरफ से टूटे, असहाय और विधुर बाप से टक्कर लेने में और उन्हें अपमान की गहरी खाई में धकेलते, जैसे उसकी अंतरात्मा उसको कचोट रही थी, भीग रही थी पलकों की झालर। कल्पना में अंगोछा मुंह पर रखे धार धार कांपते रोते बिलखते पिता दिखने लगे। मन में थोड़ा बहुत संतोष था तो सिर्फ यही कि उसने पिता को भरपूर समय दिया था वर खोजने के लिए, और खुद भी उसने उसी नाले में डुबकी लगाने के लिए तैयारी भी कर ली थी जिसमें उसकी बड़ी बहनें तैर रही थी। पर उसकी किस्मत में यदि रास्ता बदलने वाली नदी ही बनना लिखा तो वह क्या करे। और यदि यौवन की आखिरी दहलीज पर खड़ी वह अब भी नहीं संभली तो फिर शायद ही जिंदगी उसे सेकंड चांस दे। पर सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन जाकर रामेश्वर बाबू को यह खबर दे कि उनकी 30 वर्षीय बेटी एक दलित के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। वह खुद नहीं, यह तो असंभव है। उसका होने वाला वर या बुआ या अंतरंग मित्र। दिन भर जलती रही विचारों की होली। आखिर में शाम को खूब सोच समझकर उसने धड़कते दिल एवं कांपते हाथों से एक पत्र द्वारा ही पिता को यह सूचना भिजवाई कि आगामी सप्ताह वह सुदामा के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। पर हर तरफ से हताश एवं पराजित पिता ने अपने समय की आवाज़ को सुन लिया था। इस कारण उनकी मानसिकता में पुत्री से भी ज़्यादा बदलाव आ गया था। पत्र पढ़कर एक बार वे चौंके, दूसरी बार में उसका मतलब ठीक ठाक समझे, तीसरी बार पढ़कर वे मुस्कुराए, एक जोरदार अंगड़ाई ली, भीतर घर कर गए हमी श्रेष्ठ के ब्राह्मणवादी परिंदों को दनादन उड़ाया, तारों से भरी खूबसूरत रात पर एक नज़र डाली, उसे निहारा और चादर तान कर लंबी सो गए, जो उनकी पिछले 30 सालों की सबसे शानदार नींद थी। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखी कहानी सबसे शानदार नींद। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।